Hi kids, welcome to your English session and I am your English teacher and mentor Ananya, and today we will start a new chapter of your class 8 English book, that is आप बीती. Children, आप बीती का मतलब होता है जो हमने खुद एक्सपीरियंस किया हो, समथिंग विच वी हैव एक्सपीरियंस्ड ऑन आवर ओन. ठीक है, ऐसी कोई चीज़ जिसको हमने खुद एक्सपीरियंस किया है, राइट. तो ये जो स्टोरी है ये एक बहुत ही फेमस हिंदी राइटर हैं मुंशी प्रेमचंद. उनको हिंदी साहित्य का सरताज माना जाता है, उन्हें साहित्य सम्राट माना जाता है और उन्होंने ये कहानी बताई है. ठीक है, उन्होंने अपने ही जीवन की एक घटना हमारे साथ एक कहानी के माध्यम से प्रस्तुत की है. ऑलराइट, सो द स्टोरी नाउ विच वी वुड बी बिगिनिंग that comprises his own life experience. Alright, so let's get started. The story by Munshi Premchand stresses on the essential sense of honesty and trust in most human beings. So children, when we talk about a human character, कि इंसान को कैसा होना चाहिए, ठीक है, so one of the most important character traits that a human should possess is honesty. All right, an honest person is always respected wherever he goes, है ना. जो ईमानदार लोग होते हैं उनकी कदर हमेशा हर जगह होती है. Due to some unavoidable circumstances, one may be unable to keep his word, but it is not necessary that he should be dishonest. अब कई बार ज़िंदगी में ऐसे कई मोड़ आते हैं जहाँ ऐसा हो सकता है कि आप ऑनेस्ट हैं लेकिन आप अपनी ऑनेस्टी प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं. तो क्या इसका मतलब लोग आपको डिसऑनेस्ट समझने लगे? क्या हमें ऐसा करना चाहिए? मान लो हम किसी इंसान को जानते हैं, कोई हमारा नोन है, वो बहुत ऑनेस्ट है, हम मानते हैं कि वो बहुत ऑनेस्ट है, लेकिन सर्कमस्टांसेस किसी वजह से वो इंसान ऑनेस्टी प्रूफ नहीं कर पा रहा है. क्या सिर्फ इसी रीज़न की वजह से हमें उस पर शक करना चाहिए? ऑलराइट, तो आइए पता करते हैं इस कहानी में कि एक्चुअली क्या हुआ था और किस तरीके से मुंशी प्रेमचंद की जो सोच है वो चेंज हुई, हाउ इट चेंज्ड. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. A time often comes when in life of literary writers when their fans start writing respectful letters to them. Some praise the way they write and others are mesmerized by their clean thoughts. तो लेखक कह रहे हैं, यानी मुंशी प्रेमचंद जो कि एक विख्यात लेखक हैं, वो कह रहे हैं कि आमूमन लेखकों की ज़िंदगी में ऐसा एक समय आता है जब उनकी जो रचनाएं हैं वो लोगों को इतनी प्रभावित करती हैं कि लोग उनको सराहने के लिए पत्र लिखना शुरू करते हैं. ठीक है, बेसिकली people start admiring them in such a extent that they basically write fan mails to these writers. जैसे एक्टर्स को लोग फैन मेल्स भेजते हैं ना, चिट्ठियाँ भेजते हैं कि दैट यू आर माई फेवरेट एक्टर, मैंने तो आपकी सारी मूवीज़ देखी हैं, आपने उस मूवी में क्या एक्टिंग की थी, इस तरह से होता है ना. इसी तरह से जो राइटर्स होते हैं, जो बुक लवर्स हैं, द पीपल हु आर आर्डेंट बुक रीडर्स, वो भी अपने प्रिय लेखक को चिट्ठियाँ लिख के उनकी सराहना या प्रशंसा करते हैं. Alright. Some praise the way they write and others are mesmerized by their clean thoughts. Yours truly is also graced with such opportunity for the first some time. Only a receiver of such letters can explain how flattering these letters are. अब मुंशी प्रेमचंद कहते हैं कि ये लेटर्स अजीब ही खुशी प्रदान करते हैं, मन को एक अजीब सी शांति और सुकून का अनुभव करवाते हैं, क्योंकि इन लेटर्स को पढ़ के हमें अलग सा एक कह सकते हो आनंद मिलता है या आमोद मिलता है. ठीक है, वी फील डिलाइटेड, वी फील हैप्पी, वी आर कंटेंटेड. वाई? बिकॉज वी फील दैट आवर वर्क इज़ बीइंग रिकॉग्नाइज्ड बाय समवन. ठीक है, हमारा जो काम है वो लोग जो है रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, उसको सराहा रहे हैं, तो इसका मतलब लोगों को वो काम पसंद आ रहा है. ठीक है, सिर्फ
इन चिट्ठियों को वही इंसान समझ सकता है जिन्हें ऐसी चिट्ठियाँ मिली हों, ठीक है। इन चिट्ठियों को मिलने पर जो भावना है, मन का जो मनोस्थिति है, उसको हम इतनी आसानी से शब्दों में बयान नहीं कर सकते. वी कैन नॉट डिस्क्राइब दैट फीलिंग, दैट प्राइड व्हेन वी गो थ्रू सच लेटर्स. ऑलराइट, this can be only understood by a person who himself has got such kind of letters. Clear? Sitting on his torn blanket, he is immersed in the proud floods of self-esteem. He forgets, especially the Indian writers of early part of 20th century used to be quite poor. What a headache it is to prepare food from wet woods in night. So, now a very common problem that most of the Indian writers used to face in the early time. Early time से हमारा तात्पर्य है, अगर हम थोड़े से पीछे चले जाएं, कुछ दशक पीछे चले जाएं, हम उस दौर की बात कर रहे हैं 1920, 1910, ठीक है, जब ब्रिटिश राज चल रहा था. उस दौर में जो लेखक होते थे, राइटर्स होते थे, उनको इतनी ज़्यादा जो है पॉपुलैरिटी नहीं मिलती थी, ठीक है. Or because they were not so popular, so that is why they also did not get that amount of money which actually they deserved. यानी कि जो पैसा उन्हें मिलना चाहिए उनके काम के लिए, वो पैसा उनको नहीं मिलता था. कई जो लेखक होते थे वो तो ज़्यादातर गरीब तबके में से आते थे, यानी कि सोसाइटी के गरीब श्रेणी में से आते थे, जिनके पास पहनने के लिए या रहने के लिए अच्छा घर भी नहीं होता था, ठीक है. तो कई कठिनाइयों को पार करते थे ये लेखक, और फिर भी उन्हीं कठिनाइयों से प्रेरणा लेके के ये अपने लेखों को पूरा करते थे. तो लेखक का कहना है, द राइटर सेज कि व्हेन द पर्सन यूज्ड टू रिसीव सच अ प्रेजवर्दी लेटर, ही यूज्ड टू फॉरगेट हिज रियलिस्टिक वर्ल्ड. वो जो अपना जो उसका वास्तविकता है उसको कम्प्लीटली भूल जाता था, ठीक है, बल्कि वो किसी और ही सपने की जगत में या इमेजिनेशन की जगत में विचरण करने लगता था. क्लियर? लास्ट स्प्रिंग आई गॉट अ सिमिलर लेटर. इट bestowed a hearty praise on my writings. So the narrator says कि अपनी सारी परेशानियों को भूलने वाला एक ऐसा ही खत मुझे भी पिछली गर्मियों की छुट्टियों के दौरान मिला. ऑलराइट, एक ऐसी चिट्ठी जिसको पढ़ के मेरा भी मन गदगद हो गया या मैं भी खुश हो गया. क्लियर? द सेंडर वॉज हिमसेल्फ अ पोएट. अब जिन्होंने चिट्ठी भेजी थी, मुंशी प्रेमचंद वॉज अ राइटर. वो कहानियाँ लिखते थे, लेख लिखते थे, और जिन्होंने उनकी प्रशंसा में उनको चिट्ठी दी थी वो खुद भी एक कवि थे, वो खुद भी एक लेखक के वर्ग में से ही आते थे. I had often seen his poems in the magazines. I was delighted to read the letter. I sat down to reply immediately. I don't remember what all I wrote, but what I do remember is that the letter was full of love and affection right from the word go. So, now the point is that he did not remember, like as you can see, Munshi Premchand is having a letter in his hand and he is reading the letter. उन्हें जब उनको चिट्ठी मिली, उन्होंने देखा कि ये किसने लिखा है, तो उन्होंने देखा कि ये उन्हीं के जैसे एक लेखक जो कि कविताएं लिखते थे उन्होंने लिखा है, और इनकी कविताएं कई बार उन्होंने पत्रिकाओं में पढ़ी थी, मैगजीन्स में पढ़ी थी, ठीक है. तो जाहिर सी बात है, जब एक लेखक दूसरे लेखक की प्रशंसा करता है तो और ज़्यादा खुशी होती है, राइट. तो मुंशी प्रेमचंद भी काफ़ी ज़्यादा खुश हुए, वो बहुत ज़्यादा खुश हुए, और उन्होंने जो है चिट्ठी को पढ़ना शुरू कर दिया. जो चिट्ठी थी वो पूरी ही प्रशंसा से परिपूर्ण थी. मतलब उस चिट्ठी का हर एक शब्द बहुत ही सोच समझ के लिखा गया था, और मुंशी प्रेमचंद की जो कहानियाँ हैं, जो किस्से हैं, उसकी प्रशंसा को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोला गया था. I have never written a poem all my life, but I used sophisticated words in the letter. So much so that I almost mistook it for a poem while reading it again. अब जब लोगों को कोई और लेखक आपको आपकी काम की प्रशंसा कर रहा है और आपको चिट्ठी लिख रहा है, तो ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है. It is your responsibility to give a courteous reply.
एंड व्हेन मुंशी प्रेमचंद डिड सो, उन्होंने भी क्या किया, एक पत्र उत्तर के तौर पे उस कवि को लिख भेजा। और कविता, हालांकि मुंशी प्रेमचंद ने कभी भी कविताएं नहीं लिखी थी, पर जो शब्दों का चयन था, ठीक है, द वर्ड्स दैट ही चूज टू राइट द रिप्लाई, दे वर सो सोफिस्टिकेटेड। ऐसे ऐसे शब्द उन्होंने ढूंढ के निकाले कि जब उन्होंने अपनी चिट्ठी को पोस्ट करने से पहले एक बार पढ़ा तो उन्हें लगा जैसे वो भी कवि की तरह ही कविता की रचना ही कर बैठे हैं। ठीक है। There started a chain of letters which I was referred to as dear brother. A list of my creations and addresses of my publishers were asked for. In the end, there was mention of a good news that my wife dotes over your writings. She devours your creations and was inquiring about your family. If possible, send a photograph. This was the first time I was praised by a female, be her a married woman. So मुंशी प्रेमचंद ने कहा कि मैंने चिट्ठी के जवाब में चिट्ठी दी और इस प्रकार एक सिलसिला शुरू हो गया आदान प्रदान का। ऑलराइट, देयर वाज अ सीरीज ऑफ लेटर्स दैट वर एक्सचेंज्ड बिटवीन द टू पीपल, वन राइटर एंड वन पोएट। ठीक है। और ये सिलसिला जो है काफ़ी दिनों तक चला, एक दूसरे को चिट्ठी लिखने का, एक दूसरे के हाल चाल पूछने का, और धीरे धीरे जैसे जैसे चिट्ठियाँ बढ़ती चली गईं, दोनों में संबंध भी गहरा होता चला गया। एक दूसरे से वो दोनों परिचित हो गए और अपने लेखों को जो भी वो लिखते थे उसके अलावा भी घर की और बाकी चीज़ों की भी बातें होने लगी। ठीक है। इवन कवि ने एक बार बताया कि मेरी जो पत्नी है वो आपकी कहानियों और किस्सों की बहुत ज़्यादा प्रशंसक है, उन्हें आपकी कहानियाँ और किस्से बहुत ही भाते हैं और वो हमेशा ही उन्हें बड़े ही चाव से पढ़ती हैं। ठीक है। सो व्हेन मुंशी प्रेमचंद केम टू नो अबाउट दिस, ही वॉज अ बिट मोर हैप्पी। व्हाई? बिकॉज दिस वॉज द फर्स्ट टाइम some female had praised his work or his writings. ठीक है। उन्हें पहली बार किसी स्त्री ने प्रशंसा करके भेजा था। I soon had the honor of meeting this gentleman. It was August and 3 o'clock in the afternoon. I was sitting in my friend's house and we were playing cards when he came asking for me. He introduced himself as Umapati and suggested that we go to my house. As I was about to leave, a friend called me aside and asked about Umapati. Now what happened? एक दिन, काफ़ी दिनों तक तो चिट्ठियों के थ्रू ही आदान प्रदान चलता रहा। नाउ फाइनली एक दिन जो है ये कवि लेखक से मिलने उनके घर आए। ठीक है। अगस्त का महीना था एंड मुंशी प्रेमचंद वॉज सिटिंग इन वन ऑफ अदर फ्रेंड्स हाउस। ठीक है। उनके एक और दोस्त के घर वो बैठ के कार्ड्स खेल रहे थे। इतने में ये जो शख्स हैं ये आए वहाँ पर और उन्होंने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं मुंशी प्रेमचंद को ढूंढ रहा हूँ और मेरा नाम उमापति है। अब क्योंकि मुंशी प्रेमचंद वहीं पे मौजूद थे तो उन्होंने एकाएक परिचय दिया अपना और दोनों में बातचीत हो गई। दोनों एक दूसरे से मिलके बहुत ही खुश हुए। ऑलराइट, नाउ ही सेड, लाइक उमापति सेड कि मुझे तुमसे थोड़ा अलग से बात करनी है, क्यों ना हम तुम्हारे घर चलें। तो उन्हें लगा कि इसमें कोई बुराई तो है नहीं, दो लेखक आपस में बात करेंगे, हो ही सकता है किसी स्पेशल बात पर चर्चा करनी हो, मे बी दे हैव समथिंग डिफरेंट टू डिस्कस। सो फाइनली ही टुक परमिशन फ्रॉम हिज फ्रेंड। उन्होंने अपने दोस्त से जो है परमिशन लिया और वो अपने घर की ओर चल पड़े। अब जब वो अपने घर की ओर जाने लगे तो उनके फ्रेंड ने उन्हें रोका, जिनके घर वो पत्ते खेलने गए थे। उन्होंने रोका कि एक मिनट ज़रा सुनो तो, और उनको अपने साथ थोड़ा एक साइड में लेके गए। मी, अ न्यू फ्रेंड ऑफ माइन। फ्रेंड, बी केयरफुल, ही लुक्स लाइक अ रोग। मी, नो यू आर रॉन्ग, यू जज पीपल बाय देयर pompous dress, but humans don't exist in attire, they exist in the heart. सो उनके दोस्त ने उनको अलग से जैसे ही खींचा पूछने के लिए कि कौन है ये, इनका मतलब कैसे जानते हो तुम इन्हें। तो उन्होंने बताया मुंशी प्रेमचंद ने कि ये मेरे नए मित्र हैं, हाल फिलहाल ही हम लोग एक दूसरे को चिट्ठियाँ लिख के एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे थे और इनसे अभी अभी मेरा परिचय हुआ है, काफ़ी सज्जन व्यक्ति हैं।
तो जो उनके दूसरे मित्र थे उन्होंने एकदम से बोला कि यू शुड बी केयरफुल अबाउट दिस पर्सन, ही सीम्स टू बी अ रोग। मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है, ये जो आदमी है उमापति, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तुम इसे दोस्त ज़रूर कह रहे हो, वो तुम्हारी मंशा, लेकिन मुझे इसकी जो इमेज है ये बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है या तुम्हें ठग सकता है। तो मुंशी प्रेमचंद ने अपने दोस्त को वहीं रोकते हुए बोला, अरे तुम तो हर इंसान को कपड़ों से नापते तोलते हो। किसी ने बहुत अच्छी पोशाक पहनी हो तो वो तुम्हारे लिए अच्छा हो जाता है, किसी ने थोड़े मतलब गरीब जैसे फटे पुराने कपड़े पहने हो तो वो बेकार हो जाता है। इंसान का परिचय उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसके व्यवहार और उसके मन से करना चाहिए। ऑलराइट, सो वी शुड नॉट judge a person by his clothes, instead we should judge him by his heart or his behavior. ऐसा मुंशी प्रेमचंद का मानना था. He thought like this. Alright, now the friend did not interfere anymore. What to say? If Munshi Premchand had a different thought process, then nothing can be done. We came home and started chatting. Now who came home? मुंशी प्रेमचंद along with उमापति. ठीक है, दोनों मुंशी प्रेमचंद के घर आए और बात करने लगे. He recited his new poems to me. His voice was melodious. I didn't get the deeper meaning of the poems, but I showered him with praises as if a greater appreciator of poems didn't exist in the world. In the evening, we went out to the fair. In the night, he had dinner with us. So, काफ़ी देर बातें होने के बाद उमापति ने जो है मुंशी प्रेमचंद को कई सारी अपनी जो नई कविताएं उन्होंने रचना की थी वो सारी सुनाई. और जब वो कविताएं सुर में गा रहे थे लय और सुर के साथ तो वो काफ़ी सुरीले प्रतीत हुए. अब हालांकि मुंशी प्रेमचंद को कविताओं का जो गुण भाव है वो समझ नहीं आया, जो इनर मीनिंग है पोएम का वो उतना समझ नहीं आया, लेकिन द वे उमापति हैड प्रेजेंटेड द पोएट्री, जिस तरीके से उमापति ने उनको कविताएं सुनाई थी वो सुनकर वो मंत्रमुग्ध हो गए और उन्होंने उनकी भर भर के प्रशंसा की, जैसे कविताओं के इससे बड़े प्रशंसक पूरी दुनिया में और कोई है ही नहीं. ठीक है. It was then that he started telling his story. He was going to Kanpur to get his wife back home. She was visiting her parents there. He wanted to publish a monthly magazine. A publisher was ready to pay him 1,000 for his poems. In 1910, 1,000 was a lot of money. तो अब फाइनली उमापति ने डिनर करने के बाद जब रात को वो लोग बैठे सब साथ में, तब उन्होंने जो है मुंशी प्रेमचंद को अपना किस्सा सुनाना शुरू किया कि मैं जो है कानपुर जा रहा हूँ, वहाँ मेरी पत्नी का मायका है और वो अपने मायके गई हुई है, मैं भी वहीं जा रहा हूँ उसको लेने. कानपुर में एक पब्लिशर ने मेरी जो कविताएं हैं उसको छापने के लिए मुझे 1,000 रुपये देने का वादा किया है. ठीक है, अगर काम हो जाता है तो 1,000 रुपये मिलेंगे मुझे, और 1,000 रुपये उस ज़माने में बहुत बड़ी बात थी. ठीक है. But his wish to earn a bit this way and open a publication himself. He has some land in Kanpur, but he wants to lead a literary life. He hates being a landlord. His wife is a principal in girls' school. We talked till late night. I can't remember most of it. What I do remember is that we chalked a strategy for our future. I was thanking my stars that God sent such a pure friend to my house. अब रात भर जो है दोनों मित्र बहुत ज़्यादा बात करते रहे, अपने आगे आने वाले भविष्य की प्लानिंग भी कर ली, सारा डिस्कशन कर लिया कि फ्यूचर में क्या करेंगे, प्लानिंग भी कर ली, बहुत कुछ कर लिया. ठीक है. फिर दोनों सो गए, देर रात सो गए. नेक्स्ट डे ही हैड टू लीव बाय 8 o'clock train. When I got up it was 7. Umapati had washed himself and was all set to leave. He asked for my leave and promised to visit me on the way back. अब अगले दिन उमापति को सुबह 8 बजे की ट्रेन पकड़नी थी. जब सुबह आँख खुली तो ऑलरेडी जो है उमापति नहा धो के बिल्कुल तैयार थे जाने के लिए. अब जाने से पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुंशी प्रेमचंद से अनुमति मांगी कि फ्रेंड अब मुझे जाना है, अब मुझे विदा दो. तो उन्होंने सहमति दे दी. मुंशी प्रेमचंद ने उनको ऑल द बेस्ट बोला एंड देन ही बिड हिम गुड बाय. एंड उमापति प्रॉमिस्ड टू कम बैक. When he would be returning, he would again meet him on his way back. Okay. I am troubling you a bit. Pardon me. When I started yesterday, it was 4 o'clock in the morning.
I had been up since 2 o'clock, in fact, all night. I started napping in the train and took off my coat. When I got up at Mughal Sarai, the coat was now nowhere to be seen. I searched up and down, but still no signs. I realized it had been stolen. I had been punished for sleeping. There were 50 in the coat which were missing with it. If you can give me 50, I would return it on my way back. Now, what happened? फिर जस्ट जाने से पहले उमापति ने क्या बोला? उमापति ने कहा कि मित्र, एक छोटी सी गुजारिश थी. आई हैड अ रिक्वेस्ट. एक्चुअली इट हैपन सो, लाइक कल जब मैं ट्रेन चढ़ा तब मेरी अर्ली मॉर्निंग ट्रेन थी, सुबह 4 बजे की ट्रेन थी. मैं ट्रेन पकड़ने के लिए मुझे स्टेशन पहले आना था, तो मैं 2 बजे से जागा हुआ था. इनफैक्ट मैं रात भर सोया ही नहीं. तो जैसे ही मैं ट्रेन में चढ़ा मेरी आँख लग गई और मैं सो गया. मैंने अपना सोने से पहले जो है कोट उतार के रख दिया था और कोट की जेब में 50 रुपये पड़े थे. जब मुगल सराय स्टेशन आया, नाउ चिल्ड्रन, मुगल सराय स्टेशन इज़ नाउ पॉपुलरली नोन एज पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन. सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड. ओके, पंडित दीनदयाल स्टेशन जो है वो पहले मुगल सराय के नाम से जाना जाता था. इट इज़ अ वेरी वेरी फेमस जंक्शन जहाँ पे जो है इंजन्स काफ़ी देर के लिए रुकते हैं, ट्रेन्स काफ़ी देर के लिए ठहरती हैं. ठीक है, प्राइम स्टेशंस में से एक. सो उन्होंने बोला कि जब मुगल सराय पे मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मेरा जो कोट है वो गायब था, और वहाँ से जो है, भाई कोट गायब है तो कोट में रखे हुए पैसे भी गायब है. इसका मतलब किसी ने चोरी कर ली है और मुझे सोने की सज़ा मिल गई. मैं जो सो गया था थक के, उसी बात की समझ लो मुझे सज़ा मिली कि मेरे 50 रुपये भी चोरी हो गए. अब मेरा हाथ बिल्कुल खाली है और मुझे कानपुर तक का सफ़र तय करना है. तो अगर तुम मुझे 50 रुपये दे दो, जब मैं वापस आऊँगा तुमको ये 50 रुपये दे दूँगा. Going to his wife's place involves buying some new clothes. Then there are thousands of expenses that crop up in your wife's place. साथ ही उमापति ने ये भी बताया कि देखो, अगर मैं कहीं और जाता तो शायद मुझे इन पैसों की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन मैं पहले अपने ससुराल जा रहा हूँ अपनी बीवी को लेके आने. और जब हम अपने किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं, स्पेशली अपनी ससुराल जाते हैं, तो हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं. कुछ गिफ्ट्स लेने पड़ते हैं, कुछ खर्चे करने पड़ते हैं. तो ये सब करने के लिए मुझे इन पैसों की सख्त ज़रूरत है. क्लियर? I had been deceived like this before. For a moment I got suspicious of landing up in the same state again. But soon I was ashamed of this doubtful mind. Not everyone in the world is the same. अब मुंशी प्रेमचंद को जब उनके दोस्त ने ऐसा बोला, उमापति ने, तो उनको कुछ देर के लिए तो ऐसा लगा जैसे उमापति ऐसे ही बातें बना रहे हैं. बेसिकली वो किसी भी तरह पैसे लेना चाहते हैं, क्योंकि इससे पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है कि मुंशी प्रेमचंद से लोग पैसे लेके गए हैं, लेकिन उन लोगों ने बाद में उनको पैसे रिटर्न नहीं किए या पैसे जो है वापस नहीं दिए. अब कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने जब विचार किया तो उन्हें अपने आप पे कहीं ना कहीं थोड़ी सी घृणा आई. वो थोड़ा शर्मिंदा हो गए कि सब एक जैसे नहीं होते, हर किसी को एक ही कैटेगरी में डाल देना अच्छी बात नहीं है. ठीक है, ये दोस्त है मेरा और शायद सच में ही मुसीबत में पड़ा है, इसीलिए एक दोस्त दोस्त से ही मदद मांगता है और मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए. नाउ व्हाट हैपेंड? ही वेंट टू हिज वाइफ. You wouldn't have some money, would you? Now here children, don't get confused. Here wherever you see green, all right, here wherever you see the green words represent his wife. ठीक है, उनकी पत्नी का नाम है, मतलब पत्नी के नाम की जगह यूज़ किया है. एंड रेड हेयर रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ मुंशी प्रेमचंद. सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड. सो मुंशी प्रेमचंद वाइफ सेड, पैसे किस लिए चाहिए? पैसे फॉर व्हाट? व्हाई डू यू नीड द मनी? सो इमीडिएटली मुंशी प्रेमचंद एंटायरली डिस्क्राइब द होल सिचुएशन. ही सेड, अरे बाबा, वो जो मेरे मित्र आए हैं ना कल रात को, ऐसा ऐसा है कि वो जा रहे हैं कानपुर और उनको पैसों की ज़रूरत है, उनके पैसे चोरी हो गए हैं और अभी वो मुसीबत में है तो पैसे मांग रहे हैं, आते वक्त लौटा देंगे. Now Munshi Premchand's wife got furious. She got a bit agitated. She said, all of your friends come here to cheat you. All of them are in trouble. I don't have the money. तो उनकी बीवी ने बोला, हाँ हाँ, तुम्हारे सभी मित्र इसीलिए तो आते हैं घर ताकि तुमसे पैसे ले सकें.
मेरे पास कोई पैसा नहीं है और मैं एक पैसा भी नहीं दूंगी। ठीक है, अब मुंशी प्रेमचंद कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं, क्या कहें, क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है उनके साथ। उन्होंने फिर से बोला, कम ऑन गिव इट, ही इज़ रेडी टू लीव, ही माइट मिस द ट्रेन। सो हिज वाइफ सेड, टेल हिम देयर इज़ नो मनी इन द हाउस। That's not easy to say. All that man means is that we are not only penniless but also friendless. He would never believe that. It is much better to say we don't trust you. We can't give you the money. At least we would be in clear that way. So now what happened? जब उनकी पत्नी ने मना कर दिया कि मेरे पास पैसे नहीं हैं और मैं किसी तरह के पैसे देके कोई मदद नहीं कर सकती, उन्होंने अपनी पत्नी को दोबारा समझाने की कोशिश की, देखो देर हो रही है, उससे ऐसे नहीं करते, दे दो, किसी की मदद करने में क्या बुराई है, कोई परेशानी में होता है तभी मदद मांगता है, ऐसे ऐसे बहुत सारे तर्क देने लगे। तो उनकी जो पत्नी थी उन्होंने एकदम से बोला कि ऐसा है, इससे पहले भी बहुत से लोग मदद मांगने आए हैं और तुमने मदद की है, लेकिन आज तक उन लोगों ने पैसे नहीं दिए, तुम जाकर उन्हें बोल दो कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। तो मुंशी प्रेमचंद ने बोला, ऐसा मैं कैसे कह सकता हूँ, ऐसा कहने का मतलब है कि हमारे पास सच में ही कोई पैसा नहीं है और हम अपने दोस्तों का कोई आदर भी नहीं करते, ठीक है ना, और ये करना गलत होगा। आज उसको ज़रूरत है तो दे देते हैं, वो वापस दे देगा। अब जो मुंशी प्रेमचंद की पत्नी है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई, वो झुंझला पड़ी, शी गॉट इरिटेटेड। शी थ्रू द थम्स की इन फ्रंट ऑफ मी एंड विथ फ्रस्ट्रेशन सेड, if you could judge people as well as you argue, you would have been a man by now. Go ahead and give it. Your status has to be maintained. But don't call it a loan. Assume you are throwing it in the water. So, उनकी पत्नी ने बोला कि ऐसा है, तुम्हें तो बस अपनी शान मेंटेन करनी है ना, तुम कैसे किसी को ना बोल सकते हो, अगर ना बोलोगे तो लोगों के सामने बुरे बन जाओगे, और तुम तो भले हो, तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम थोड़ी बुरा बनोगी किसके सामने। और ऐसा बोलते हुए उन्होंने जो चाबियाँ थी वो मुंशी प्रेमचंद की तरफ फेंक दी, कहा ये ले जाओ, तुम्हें जो करना है करो, जाओ पैसे दे दो, और ये भी याद रखना कि ये लोन नहीं है, समझ लो तुमने सारे पैसे पानी में डाल दिए, ठीक है, मतलब ये तुम्हारा एक लॉस है, ये पैसे कभी भी वापस नहीं आएंगे। I was not interested in counting trees but only eating the mangoes growing on them. I swiftly took out the money and gave it to Umapati. He again assured me that he would return it while coming back. अब मुंशी प्रेमचंद ने कोई बात नहीं बढ़ाई ज़्यादा, उन्होंने सिंपली चाबियाँ ली, अलमारी खोली, उसमें से पैसे निकाले और उमापति को दे दिए। उमापति ने जाते वक्त फिर से उन्हें आश्वासन दिया, अश्योरेंस दिया कि मैं जो हूँ वापस आऊँगा और आपके पैसे भी दे दूँगा, ठीक है। He returned on the 7th day. He was accompanied by his wife and daughter. My wife greeted them with curd and sugar. I was assuming he would take out the money and start counting my loan upon reaching here, but he didn't mention it even till late night. At the time of going to sleep, I told my wife he didn't give the money. तो 7 रोज़ बाद फाइनली सच में ही उमापति वापस आए, और इस बार उनके साथ कौन था, इस बार उनकी पत्नी और बेटी भी उनके साथ थी। अब उमापति वापस आए, मुंशी प्रेमचंद को ये लगा कि जैसे ही उमापति आएंगे सबसे पहले जो है वो 50 रुपये वापस कर देंगे, लेकिन रात हो गई, उमापति ने कोई जिक्र ही नहीं किया पैसों का। अब तो मुंशी प्रेमचंद चिंता में आ गए। मुंशी जी ने अपनी पत्नी से कहा रात को कि देखो उमापति वापस तो आया है, लेकिन एक भी बार उसने पैसों का जिक्र तक नहीं किया। His wife said, "So you really expected him to return your money, put the money into your hands on arrival? I told you before not to give the money with the expectation of getting it back. Assume you helped a friend, but you are a strange person." तो उनकी वाइफ उनकी तरफ बड़े ही कटाक्ष की तरह से देखा और बोला, तुम्हें क्या लगा था कि पैसे वापस आ जाएंगे? मैंने तो तुम्हें पैसे देने से मना किया था, और पैसे देते वक्त ही मैंने तुम्हें ये चेतावनी भी दी थी कि पैसे जब दे रहे हो तो यही सोच के देना कि पैसे तो गए, अब वो वापस नहीं आएंगे। ऐसा सोच लो कि तुमने किसी ज़रूरतमंद की मदद कर दी, तुम्हारा कोई दोस्त ज़रूरत में था और तुमने दे दिया। I was embarrassed and kept quiet. अब मुंशी प्रेमचंद के पास कुछ कहने के लिए कोई तर्क ही नहीं था, वो कुछ बोलने लायक बचे नहीं, वो बिल्कुल चुप हो गए।
Umapati stayed on for 2 days. My wife treated him with appropriate respect, but I wasn't satisfied. I felt cheated. Third day, he was ready to leave. I still expected him to return the money, but when he told a new story, I was zapped. अब फाइनली क्या हुआ, उमापति जो है 2 दिन तक मुंशी प्रेमचंद के यहाँ ठहरे। उनकी वाइफ ने, मुंशी प्रेमचंद की जो पत्नी थी, उन्होंने बखूबी स्वागत सत्कार किया, मेहमान नवाजी की, किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं आने दी। अब मुंशी प्रेमचंद को लगा कि अब शायद पैसे आए, अब शायद वापस दे पैसे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्कि 2 दिन बाद जब जाने का समय आया, तब उमापति ने एक नई कहानी सुना दी, और वो कहानी सुनते ही मुंशी प्रेमचंद और ज़्यादा सख्ते में आ गए और ज़्यादा परेशान हो गए। He said while packing his things, I am sorry, I can't return your money this time. Actually, I didn't meet my father at the house. He had gone to the village for collecting revenues. I didn't have enough leave to go to the village. There is no railway to that place. You need an ox cart to travel. So I stayed for a day at his house and went to my wife's place. All the money was spent there. I don't have money for the train ticket back. If you could lend me 25, I would send it as soon as I get there. तो उमापति ने क्या बोला कि पहले मैं अपने घर गया था, मेरे पिता जो हैं गांव गए हुए थे, वो शहर में नहीं थे, गांव में वो रेवेन्यूज़ लेने गए थे, और मेरे पास इतनी छुट्टियां नहीं थी कि मैं गांव जाऊं। मेरे पास सिर्फ इतना ही टाइम था, तो मैं एक दिन के लिए रुका भी, लेकिन पिताजी वापस नहीं आए, इसीलिए मैं उनसे पैसे नहीं ले पाया। वहाँ से मैं कहाँ चला गया, अपनी पत्नी के घर, जहाँ सारा खर्चा हो गया, और अब फिर से मेरे पास पैसे नहीं हैं, यहाँ तक कि वापस घर जाने के भी पैसे नहीं है। ट्रेन टिकट के लेने के लिए भी मुझे फिर से तुमसे उधार लेना पड़ेगा। अगर हो सके तो मुझे 25 रुपये दे दो। पहले के 50 और अब के 25, टोटल 75 यानी 75 रुपये मैं वापस जाते ही तुमको दे दूँगा। नाउ मुंशी प्रेमचंद वॉज क्वाइट अनॉयड। एक तो उनके 50 रुपये चले गए, है ना, पहले ही। अब वो सोच रहे क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। I felt like refusing but could not stoop to that level. I went to my wife again and asked for the money. This time she gave it without a word. I gave the money to Umapati sadly. When his wife and daughter descended the stairs, they picked up the luggage and bid me goodbye. I nodded without getting up, didn't even see them off to the road. 1 week later he wrote, I am going to Barar on work, would send the money upon return. 15 days later I wrote him asking about his health. No reply. After another 15 days, I inquired about the money. No reply. 1 month later, I wrote again and met the same fate. Then I sent a registered letter which reached him, no doubt, but there was no reply even for that. I realized how correct my wife was. Disheartened, I remained silent. Now what happened? अब उमापति को फाइनली उन्होंने 25 रुपये और उधार दे दिए, है ना। वो अच्छे इंसान थे, तो उन्हें लगा परेशान है, दे दो। लेकिन इस बार उन्होंने खुशी खुशी मदद नहीं की, एक तरह से आधे मन से ही मदद की कि चलो मांग रहे हैं तो दे दो, क्या करें। और इस बार उनकी पत्नी ने भी किसी तरह की ना या मनाही नहीं की, सीधे पैसे लाकर मुंशी प्रेमचंद को दे दिए। उमापति वो पैसे लेके अपने घर लौट गए, और वहाँ पहुँचकर उन्होंने पत्र लिखा कि मैं किसी काम से बरार जा रहा हूँ, वहाँ से वापस आते ही तुम्हें पैसे दे दूँगा। दिन बीतने लगे। 15 दिन बाद मुंशी प्रेमचंद ने चिट्ठी लिखी अपने पैसों को मांगते हुए, कोई रिप्लाई नहीं आया। उन्होंने फिर चिट्ठी लिखी, कोई रिप्लाई नहीं आया। फाइनली मुंशी प्रेमचंद ने रजिस्टर्ड चिट्ठी भेजी। अब वो रजिस्टर्ड चिट्ठी पहुंची तो ज़रूर, लेकिन उमापति की तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया। तो फाइनली मुंशी प्रेमचंद को लगा कि उमापति जो हैं, इसका मतलब उनकी वाइफ बिल्कुल सही थी, उमापति भी उन लोगों में से निकले जो लोगों को अपनी कहानियाँ सुना के ठगते हैं या लोगों को मूर्ख बनाते हैं। I never mentioned the letters to her and even she didn't probe further about the matter. और इसके बाद वो एक तौर से उमापति के बारे में कभी और उन्होंने चर्चा ही नहीं की अपने घर में, ठीक है। This deceit affected me in the way it shouldn't normally affect. Some higher form or scared soul thought might have stuck to his ground even after this fraud. He might have argued that I did my duty. If the recipient didn't pay, it is not my fault. But I am not so generous. I slog for months, fear of the pen to get glimpse of green notes.
सो फाइनली उन्हें बहुत ही गुस्सा आया। उमापति पे तो आया ही, साथ में अपने ऊपर भी आया कि क्यों उन्होंने अपनी वाइफ की बात नहीं मानी और क्यों उमापति को पैसे दे दिए। उन्हें लगा कि ये तो बहुत ही गलत बात है, मैं महीने कलम घिसता हूँ तब जाकर मुझे वो हरे हरे नोट यानी मुझे अपना पारिश्रमिक मिलता है, मुझे पैसे मिलते हैं या तनख्वाह मिलती है, मेहनत करनी पड़ती है मुझे इन पैसों को कमाने के लिए, और उसको कोई ऐसे ही ठग के चला गया बातें बनाकर, ये तो बहुत ही गलत है। This happened in the current month. My factory had a new compositor from Bihar. He was clever in his work. I employed him at a pay of 15 a month. He used to study an English medium school earlier. He left studies due to non-cooperation movement. His folks refused to help him out. He was forced to take up this kind of job for a living. He must have been 17 or 18. He had a sober nature. He could talk well. He was down with fever the third day after reaching here. तो अब कई दिन बीत गए और फाइनली जो है जीवन अपनी गति से आगे बढ़ा। फाइनली उन्होंने अपने ऑफिस में एक कॉम्पोजिटर को रखा जो कि बिहार से आया। अब ये जो लड़का आया ये 17-18 साल का लड़का था, यानी बहुत ज़्यादा एज नहीं थी इसकी, और इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता था, पढ़ने लिखने में भी अच्छा था, काफ़ी चालाक चतुर भी था, काम में निपुण था। तो इमीडिएटली मुंशी प्रेमचंद ने उसको रख लिया काम पे। अब काम पे रखने के बाद हुआ यूँ कि तीसरे ही दिन ये बच्चा जो है बीमार पड़ गया। ठीक है, तेज़ बुखार, ऑलराइट। तो ही वांटेड टू गो बैक, उसको घर जाना था। ही सेड, सर आई एम इल, इफ़ यू कुड लेंड मी सम मनी आई वुड गो बैक होम, आई वुड अरेंज द मनी एंड सेंड इट टू यू एज सून एज आई गेट देयर। ही वॉज रियली सिक। अब उसने जाकर बड़े ही विनम्रतापूर्वक मुंशी प्रेमचंद से आग्रह किया कि सर मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे काफ़ी तेज़ फीवर है और मैं यहाँ रह नहीं पा रहा हूँ, मुझे घर जाना है अपने मम्मी पापा के पास, मेरे पास पैसे नहीं है, अगर आप मुझे कुछ पैसे दे देते उधार, मैं घर पहुँचते ही जो है आपको वो रिटर्न कर देता। अब ये फिर वही किस्सा आ गया पैसों के लेन देन का, और मुंशी प्रेमचंद एक इतनी बार ठगे जा चुके थे कि अब वो दोबारा उसी दौर से नहीं गुजरना चाहते थे। I knew him well. I knew he could never regain his health by staying here. He really needed help, but I was doubting him and fearful of losing the money. If an intellectual, capable and learned man could double cross, then how can it be expected of this half-educated young man to keep his promise? अब उनको लगा कि एक इंसान जो कि पढ़ा लिखा है, कवि है, लेखक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशानियों को समझता है और उन परेशानियों के बारे में लिखता है, अगर वो मुझे ठग सकता है, वो मुझे चीट कर सकता है, तो ये तो अभी इस बच्चे ने तो अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं की है ना। असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था, इसलिए उसकी पढ़ाई भी रुक गई है, तो ये तो मुझे बेवकूफ़ बना ही सकता है, तो चाहकर भी मैं इसको मदद नहीं कर सकता। I stood there deeply troubled for a minute. In the end I said, brother, I am sorry for your state of affairs, but at this point of time I am unable to help you. I have no money at hand, sorry. Tears rolled down his cheeks upon hearing this answer. He said, if you want you can definitely arrange for something. I would return it to you as soon as I get there. तो मुंशी प्रेमचंद ने कुछ देर तो सोचा और फिर फाइनली अपना मन कड़ा कर लिया और क्या बोला कि देखो भाई, मेरे पास अभी बिल्कुल पैसे नहीं हैं और मैं तुम्हारी पैसों के मामले में कोई मदद नहीं कर सकता। अब जैसे ही बच्चे ने ये जवाब सुना उसके तो आंखों में आंसू बहने लगे आंखों से, वो रो पड़ा। उसने दोबारा बोला कि सर आप इतने प्रतिष्ठित हैं, आपको इतने लोग जानते हैं, आप चाहें तो कोशिश करके मेरे लिए पैसे ज़रूर कहीं से अरेंज कर सकते हैं, कहीं से व्यवस्था ज़रूर कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो मुझे मदद की सच में ज़रूरत है, प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए। पर मुंशी प्रेमचंद इतनी बार ऑलरेडी ऐसा मतलब इस परिस्थिति से गुजर चुके थे कि वो इस बार किसी भी तरीके से विश्वास नहीं करना चाहते थे, उन्होंने साफ मना कर दिया। I said to myself, you have a clean conscience now, but there is no guarantee that it would be that way when you reach home safely. Even with a clean heart, whether you would be able to arrange for the money, it is not known. At least I wouldn't have any means of retrieving it for you. I said aloud, doubtlessly, but I am sorry. I don't have the money. You can surely take the amount due
फ्रॉम योर सैलरी। तो फाइनली उन्होंने मन ही मन बोला कि भाई मुझे पता है तुम्हें ज़रूरत है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तुम शायद जो रकम तुम मुझसे मांग रहे हो शायद तुम्हें ना, मतलब घर जाने के बाद अरेंज ना हो सके, या मुझे तुम वो पैसे वापस नहीं दोगे। तब मैं कहाँ तुम्हें भागूंगा, कहाँ तुमसे लूँगा। फिर उन्होंने फाइनली उस लड़के की ओर देखा और काफ़ी गहरी चिंता करने के बाद उसे बोला कि देखो मेरे पास पैसे तो नहीं, लेकिन हाँ अगर तुम चाहो तो तुम्हारी सैलरी में से, मतलब जो तुम्हारा मासिक वेतन है उसमें से मैं कुछ पैसे दे के काट के तुम्हें बाद में सैलरी वापस करूँगा, अगर ये तुम्हें ठीक लगता है तो कहो। अब सैलरी ऑलरेडी बहुत कम थी, बहुत ज़्यादा सैलरी तो थी नहीं, उसमें से भी अगर तनख्वाह में से भी कट जाएंगे तो बच्चे के लिए दिक्कत हो जाएगी। वो बहुत ही परेशान हुआ और दुखी हो गया, निराश हो गया। He didn't reply, he looked at the sky and left. A pain in my heart. I felt sad in my selfishness, but in the end I stuck to my decision. I consoled myself with the thought that I am myself not rich enough to keep throwing money down the drain. This is the result of the deceit that my poet friend inflicted on me. I don't know what ill fate this cruelty would have resulted into, but fortunately things didn't come to that. God wanted to save me from this bad publicity. When he left me with tearful eyes, he met a clerk of the office named पंडित पृथ्वीनाथ। तो फाइनली क्या हुआ, वो जो लड़का, वो जब मुंशी प्रेमचंद ने बिल्कुल मना कर दिया कि मैं मदद नहीं कर सकता, तब वो लड़का निराश होके, दुखी होके, लाचार होके वहाँ से रोते हुए निकला। अब मुंशी प्रेमचंद ने मना तो कर दिया क्योंकि वो पैसों का लॉस नहीं होना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं मन में उनको टेंशन थी कि बेचारा बच्चा इतनी परेशानी में था, उसको पैसे नहीं दिए, क्या करूं। बाद में उन्हें पता चला कि उन्हीं के ऑफिस के एक और क्लर्क पंडित पृथ्वीनाथ ने उस बच्चे को देखा जब वो पंडित जी के घर से निकला, मतलब मुंशी प्रेमचंद के घर से जब वो निकले तब पंडित पृथ्वीनाथ से वो बच्चा टकराया होगा और पंडित पृथ्वीनाथ ने उस बच्चे के बारे में सब पूछा कि क्यों रो रहे हो, क्या बात है। और जब उसने अपना सारा किस्सा सुनाया तब पंडित पृथ्वीनाथ उसको अपने साथ गए और बिना कुछ पूछे उसको पैसे दे दिए, मतलब पंडित पृथ्वीनाथ ने उस बच्चे की मदद की, अपनी तरफ से पैसे दे दिए। When I came to know of this, I was relieved. Now the poor soul can go home in peace. I got this relief free of cost. I felt embarrassed at my meanness. I wrote a long essay preaching kindness, humanity, and good behavior. But when it came to practicing it, I got away clean. And that clerk who whispered my essays turned out to be generous and kind. अब मुंशी प्रेमचंद को जब ये पूरे किस्सा पता चला कि उस लड़के की मदद हो गई है, तो वो मन ही मन उनको एक संतुष्टि हुई कि चलो अब बच्चा सेफ है और घर तक पहुंच जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं उनका मन ग्लानि से भर गया, वो कहीं ना कहीं अपने ऊपर थोड़े से विरक्त से हो गए कि मैं कैसा हूँ, मैं इतने बड़े बड़े लेख लिखता हूँ, इतनी ऊंची ऊंची बातें करता हूँ अपनी कहानियों में, मेरी कहानियाँ पढ़ के लोग प्रेरित होते हैं, मैं उनको लिखता हूँ लेकिन मैं उनको अपना नहीं रहा हूँ, मैं उनका अनुसरण नहीं कर रहा हूँ। और वहाँ एक क्लर्क जो शायद मुझ जितना पढ़ा लिखा भी नहीं है, जिसने सिर्फ मेरी किताबें पढ़ी हैं, मेरी किताबों और मेरी बातों से प्रेरित होकर उसने वो कर दिखाया जो शायद मुझे करना चाहिए था। The teacher remained good and the student became sugar. Even this provided a sarcastic solace to mind that preachings might not have been of any use to me, but they did help others. What if there is darkness underneath the lamp, it is light still spreading. But if Panditji doesn't get his money back, he would be sufficiently troubled. I am going to taunt him then, but my desires were not fulfilled. The money came on the 5th day. I haven't experienced such eye-opener pain any other this time. It is better not to mention all this to my wife, for staying in the house would be very difficult for me then. अब फाइनली मुंशी प्रेमचंद ने मन ही मन सोचा कि पंडित जी को भी कहीं मेरे ही जैसा जो है हाल ना हो जाए, जैसे मेरे को लोगों ने ठगा है पंडित जी को भी ना हो। और अगर ऐसा हुआ, अगर पंडित जी को सच में उस लड़के ने पैसे वापस नहीं किए, तो मेरे पास एक सुनहरा मौका होगा, मैं भी ठीक उसी तरह ताने कसूँगा पंडित जी पे जिस तरह से मेरे वाइफ मुझ पे कसती है कि देखो तुम्हारे पैसे जो है पानी में डूब गए, और करो परोपकार। बट क्या ये ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। इसका उल्टा हुआ। क्या हुआ? ठीक 5वें दिन उस लड़के ने पैसे जो है पंडित पृथ्वीनाथ को वापस भेज दिए।
और जब ये बात उन्हें पता चली मुंशी प्रेमचंद को, तब उन्हें और ज़्यादा गुस्सा आया। उन्हें दो बातों पे गुस्सा आया। एक तो उन्हें अपने आप पे गुस्सा आया कि उसने, वो जो लड़का था वो सच बोल रहा था और उन्होंने उस लड़के की बात को सच नहीं माना। दूसरा, उन्हें इस बात पे भी गुस्सा आया कि जो लोग उनसे पैसे लेते थे वो उस लड़के की तरह ईमानदार क्यों नहीं है, क्यों उसने पैसे दे दिए और उन लोगों ने उनको पैसे वापस नहीं किए। I wrote the above as an article for a magazine. I wanted to present the ill effects of deceit to public. I hadn't dreamt of it that it would be any practical purpose. To my delight, I got the money order of 75 after 4 days. The sender was Umapati. It just had a coupon attached with one word on it, forgiveness. I took the money to my wife and showed her the coupon. She said carefully, take this away and keep it in your trunk. I realize today what kind of greedy person you are. It is not decent to claw on somebody for a mere sum. When someone literate intellectual doesn't keep his promise, it is assumed that he is under some pressure. It is not good nature to embarrass a pressurized person with reminders. Somebody who is not morally shattered doesn't deceive people willingly. I won't keep this money with me until Umapati writes why he took so long. But at that time, I was not ready to listen to the kindness. I was delighted to have the lost money back. So finally क्या हुआ, जो मुंशी प्रेमचंद है उन्होंने एक पत्रिका में एक लेख लिखा कि किस तरह लोग अगर लोगों को चीटिंग करते हैं तो उसके क्या विकल्प हैं और किस तरीके का परिणाम हो सकता है, कैसे लोगों का विश्वास डोल जाता है, किस तरीके से जो है लोग परेशान हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो मुंशी प्रेमचंद परेशान हो गए और फिर फाइनली मुंशी प्रेमचंद ने जाकर उन्होंने सोचा भी नहीं था कि वो ये जो लेख लिख रहे हैं इसका कोई असर भी होगा, पर असर हुआ। अगले 5-6 दिन के अंदर ही उनको एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी में सिर्फ एक नोट था और 75 रुपये थे। नोट में सिर्फ एक ही शब्द था जो कि था क्षमा। फॉरगिवनेस मीन्स माफ़ी, क्षमा। उन्होंने, वो तो बड़े खुश हुए कि उनके 75 रुपये वापस आ गए, 75 रुपीज़ वापस आ गए। वो बहुत ही खुश होते हुए गर्व के साथ अपनी वाइफ के पास पहुँचे कि देखो ये जो है पत्र आया है और उमापति से मैंने पैसे निकलवा लिए। अब उनकी वाइफ ने वो पत्र देखा और जब उन्होंने वो क्षमा शब्द देखा और गौर से पूरा जो सिस्टम था, जो पूरा कांड हुआ, उसको जब उन्होंने उसका एक विवरण सोचा मन में, तब उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही कि ये पैसे तुम अपने पास ही रखो। अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति किसी को पैसे नहीं दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फ्रॉड है, ज़रूर उसकी कोई मजबूरी रही होगी, इसीलिए वो दे रहे। जब तुमने पैसे दिए थे तब मैंने तुम्हें मना किया था, तुमने अपनी मर्ज़ी से उसको पैसे दिए, फिर इतने छोटे से अमाउंट के लिए जब वो रिटर्न नहीं कर पा रहा है उस पर बार बार दबाव डालना ये अच्छी बात नहीं है। जब तक मुझे ये ना पता चल जाए कि उमापति ने ये पैसे देने में क्यों देर की, तब तक मैं तुम्हें जो है इन पैसों को अपने पास रखने नहीं दूंगी, तुम ये पैसे अपने पास ही रखो। अब हालांकि मुंशी प्रेमचंद इन सभी बातों से अवगत थे, बट ही वॉज क्वाइट हैप्पी एंड कंटेंटेड दैट ही हैड रिसीव्ड बैक हिज मनी। ऑलराइट, सो दिस वॉज द स्टोरी एंड एक्सपीरियंस। सो दिस स्टोरी टेल्स अस कि we should not always judge the people by their situation. We should not be judgmental. At least we should wait to know and understand what a person is going through. कई बार ऐसा होता है कि शायद कोई बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हो लेकिन परिस्थितियाँ उसके विपरीत है, उसके अनुकूल नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान ही गलत है। ठीक है, now children, let's proceed to the exercises. First of all, we have picked the correct options. First one, the author was praised by a woman, a boy, a girl, by a man. So the author was praised by a woman for the first time. उमापति की पत्नी ने किया था ना। Second, who used to write letters to the author? A poet. Third, where was the author sitting when the poet came into him? So in his friend's house. Fourth, the author got a money order of 50, 25, 75 or 100. He got a money order of 75 rupees. उमापति ने वापस भेजे थे ना पैसे, so he got a order of 75 rupees. Fifth one, the poet was going to Kanpur to get back to his home, his father, sister, wife or brother. So wife, last option is the correct option. Okay. Now let's move to the next exercise.
we have fill in the blanks. So let's discuss each and every sentence. The first sentence says, I soon had the honor of meeting this writer or friend. ठीक है, writer or friend. Second one, my factory had a new compositor. My factory had a new compositor. Third one, he really needed help. He really needed help. उसको सच में मदद की ज़रूरत थी. Fourth one, brother, I am sorry for your state of affairs. For your state of affairs. Okay. Fifth one, the sender was himself a writer, a poet. Sixth one, I wrote an article for a magazine. एक पत्रिका के लिए लेख लिखा. Alright. So this is friend. Clear? My factory had a new compositor. He really needed help. I am sorry for your state of affairs. The sender was himself a writer. Writer may be poet, especially. I wrote an article for a magazine. Clear? So with this, we are done with the fill in the blanks. Also, you can note this down. Now, exercise C, take the correct options. We need to take the two true options, and those statements which are false, we need to cross them out. So let's do. I was interested in counting trees, not only in eating mangoes. So this is a false statement. Alright. Second, the author gave a boy 15 to help him. No, he did not give. He did not give. Pandit Prithvinath ne help kiya tha. Third one, the author's wife was angry with him. Yes, she was. Fourth one, a publisher was ready to pay him 1,000 for his poems. Yes, this is true. Umapati ko diye the. Fifth one, the sender of the money order was Umapati. Umapati ne money order bheja tha. Yes, this is true. So with this, we are done with exercise B and C. I hope you have noted down. Alright, now let's move further. Moving further, we have the next question. Match the following. Okay, we have matched the following. Let's do the matching. He returned on the 7th day. Umapati वापस आए थे. I stood there deeply. I stood there deeply troubled for a minute. बहुत गहरी चिंता में. ठीक है, असमंजस में. Third one, it bestowed a hearty praise on my writings. मेरी लेख या मेरी जो चीज़ें थी जो मैं लिखता था उनकी तारीफ थी. I realized that it had been stolen. उमापति का कोट स्टोल हो गया था, चोरी हो गया था. The money came on the 5th day. जो लड़का था उसने पंडित पृथ्वीनाथ को 5वें दिन पैसे वापस कर दिए थे. So the money came on the 5th day. Now we have exercise number E, that is answer the following questions in detail. So I would be discussing each and every answer with you, and you can note down the key points in your notebook. Okay. First one, describe the man that borrowed the money twice from the author. So the man who borrowed money twice from the author was a known poet, Umapati, who was his friend. They had started exchanging words with the help of writing letters to each other, and one day he visited Umapati. Alright, like Umapati came to visit Munshi Premchand and stayed in his house and then requested for 50 rupees. Then while returning, he again visited Munshi Premchand and asked for 25 rupees, and he promised that he would be sending back 75 rupees. Though initially he was unable to send for many days, even he did not reply to the letters of Munshi Premchand, but later on, after reading an article in the magazine, he finally returned the money through money order and asked for forgiveness. Okay. Second one, why was the author's wife not ready to give him 50 rupees? The author's wife was not ready to give him 50 rupees because before this incident also the author had helped several people and lended money to many people, but that money never came back, and this time his wife did not want him to be in any kind of trouble. Okay. Third one, the author could not help the sick boy. What was the reason? क्यों नहीं मदद की थी उस बीमार बच्चे की ऑथर ने? क्या रीज़न था? पीछे क्या ऐसा था कि उन्होंने मदद नहीं की जबकि वो सबकी मदद करते थे? So after
Premchand was deceived by his friend Umapati. He did not believe anybody, at least regarding money matters. All right. He thought that this boy also, when he will go back, he will never return his money, and he did not want to be cheated again. That is why he did not help the boy and did not lend him 50 rupees. The last question, who helped the sick boy and how? So when the sick boy was going back from Munshi Premchand's house, he met another clerk from the office, Pandit Prithvinath. Pandit Prithvinath asked about the boy and he told the entire incident, and he readily agreed to pay him 15 rupees and helped him by lending the money. Alright children. So this was the chapter, a beautiful chapter where Munshi Premchand has shared his experiences, and this tells us a lesson that we should try to assess the situation and then come to a conclusion, है ना. हमें जल्दी पर ही किसी के बारे में कोई धारणा नहीं बनानी चाहिए. So with this we are done with the chapter. I will again meet you with a new chapter in a new session. Bye bye and stay tuned for a new video.